हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बीन। मैं आपका स्वागत करता हूं टॉप जी के क्लासेस में। करो या मरो, बस डर से मत डरो, क्योंकि दोस्तों सक्सेस की ये बहुत खास बात है, वो मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। ये परीक्षा क्या चीज़ है मेरे दोस्त। उठाओ कॉपी और कलम और इसकी खोपड़ी में छेद कर दो। ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है इस ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए संघर्ष अभी जारी है। तो दोस्तों, यदि आप में भी जोश और जुनून और पागलपन हो NTPC CVT 2 और ग्रुप डी को क्रैक करने के लिए, तो दोस्तों आपके लिए दोस्तों मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड GK GS का सीरीज चला रहा हूं, जो कि दोस्तों आज मॉक टेस्ट नंबर 18वां है। इससे पहले दोस्तों मैंने 17 मॉक टेस्ट ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है दोस्तों, तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें टोटल 45 क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जो ग्रुप डी है दोस्तों, उसमें 45 क्वेश्चन आते हैं। 25 साइंस का आएगा दोस्तों, और 20 जो है जनरल नॉलेज का आएगा। तो दोस्तों हम लोग इसमें 45 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो के लास्ट पर जरूर बने रहिएगा और बताइएगा कि आपका 45 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। दोस्तों, ये जो वीडियो है मेरी डेली शाम को 4 बजे आती है, तो दोस्तों मेरे साथ 4 बजे जुड़ना ना भूलें दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। दोस्तों, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो टॉप जी के क्लासेस से जुड़ जाइए। यहाँ पे दोस्तों जो मेरी डेली वीडियो आती है उसका PDF मिलेगा दोस्तों, और डेली क्विज भी यहाँ पे मिलता है, जिससे कि दोस्तों आपके तैयारी में 4 चांद लगा देगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है दोस्तों मोटिवेशन कोट। तो दोस्तों आज का मोटिवेशन कोट क्या है? मेहनत सीढ़ियाँ की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट बंद हो सकती है, पर जो सीढ़ियाँ हैं दोस्तों वो हमेशा ऊंचाई तक ले जाती हैं। तो दोस्तों आपको चुनना है कि आप एक एक दिन करके सीढ़ियों पे चढ़ना चाहते हैं कि लिफ्ट में भाग्य के भरोसे चलना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा कि जो भाग्य है, वह भाग्य का जो लिफ्ट है दोस्तों, वो कभी भी बंद हो सकता है। लेकिन दोस्तों यदि आप कोई भी मकाम पाने के लिए दोस्तों आप सीढ़ियाँ बनाकर सीढ़ियों पर चढ़ते हैं दोस्तों, तो धीरे धीरे सीढ़ियाँ कभी भी नहीं रुकती दोस्तों। आप उस पर चढ़ते जाइए और एक दिन आपको निश्चय ही सफलता मिल जाएगी। तो आपको चुनना है दोस्तों कि आपको मेहनत करना है कि भाग्य के भरोसे छोड़ देना है। दोस्तों यदि आप मेहनत करना चाहते हैं तो अभी से जुड़ जाइए। और ग्रुप डी कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है दोस्तों, आप लोग इसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको थोड़ी तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन कोट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास उससे पहले पहुंच सके। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें दोस्तों। सभी दोस्तों को आप लोग ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, ऊष्मा का SI मात्रक होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि ऊष्मा का SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो ऊष्मा का SI मात्रक होता है जूल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर A, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों वाट किसका मात्रक होता है? तो वाट दोस्तों पावर का मात्रक होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और दोस्तों ये अर्घ भी जो होता है वो ऊष्मा का मात्रक होता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1 जूल में दोस्तों आपका 10⁻7 अर्घ होता है। तो दोस्तों आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे दोस्तों कि 1 जूल में 10⁻7 अर्घ होता है। ये भी दोस्तों आपसे पेपर में पूछ लेता है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आप लोग ये मत समझिए दोस्तों कि सर इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा ऊष्मा का SI मात्रक। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो है प्रीवियस ईयर पेपर है, उसी को मैंने उठा के इसमें डाल दिया है। तो दोस्तों आपको ये भी अनुमान लग जाएगा कि हाँ प्रीवियस ईयर पेपर में या ग्रुप डी की परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, कुछ दोस्तों ईजी भी आते हैं और कुछ दोस्तों हार्ड भी आते हैं। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा मत, जो आपसे नहीं क्वेश्चन बनेंगे मैं उसको बताऊंगा, और अगली बार जब वो क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो आप बिल्कुल ही सही करेंगे। तो दोस्तों आप लोग हार्ड से बिल्कुल घबराइएगा मत, और आसान भी क्वेश्चन आता है दोस्तों पेपर में। तो आप लोग दोस्तों ये मत सोचिएगा कि सर ये पेपर में आएगा ही नहीं। तो दोस्तों आप लोग
जो मैं करा रहा हूँ उसको बस करते जाइए, आपको निश्चय ही सफलता मिलेगी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है दोस्तों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रदान करता है। तो ये आपको बताना है कि जो फ्लेमिंग का जो दायां हाथ का नियम है वो हमें क्या बताता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो फ्लेमिंग का दायां हाथ का जो नियम होता है वो हमें बताता है, यदि दोस्तों इस मिड वाली फिंगर को दोस्तों यदि करंट की दिशा दर्शाता है और ये दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाता है, तो ये जो है दोस्तों ईएमएफ को दर्शाएगा। तो यही यही बताता है दोस्तों कि ईएमएफ को दर्शाता है दोस्तों, जो अंगूठा होता है ये ईएमएफ की दिशा को बताता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को इससे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। तो राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि पी और एफ तथा ये क्रमशः दाब बल एवं क्षेत्रफल हैं तो इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे दोस्तों। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया दोस्तों कि जो प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, प्रेशर बराबर एफ बाई ए होता है, जहाँ पे एफ जो है दोस्तों बल है, ए जो है एरिया है और पी जो है प्रेशर है। तो किस में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। यदि आपसे पूछ ले दाब का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो वो ध्यान रखें दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उष्णता यानी कि दोस्तों हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, यह आपको बताना है दोस्तों। यानी दोस्तों जिसमें भी हम लोग ऊष्मा से रिलेटेड या हीट से रिलेटेड, गर्माहट से रिलेटेड जो भी हम लोग अध्ययन करते हैं दोस्तों उसको भौतिक विज्ञान में क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान के शाखा को हम लोग थर्मोडायनामिक्स कहते हैं दोस्तों। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि किसी तल में 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का लंबवत बल लगा हो तो आपको दाब बताना है दोस्तों, किसका दाब जो है वो कितना होगा। तो दोस्तों अभी मैंने इसको एक फार्मूला में बताया है कि इसको कैसे डिनोट करते हैं। तो प्रेशर पी बराबर होता है दोस्तों एफ बाई ए होता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे क्षेत्रफल आपको 10 वर्ग सेंटीमीटर दिया है ना, तो दोस्तों यहाँ पे रखेंगे बल दिया है 100 न्यूटन, तो यहाँ पे 100 न्यूटन रख देंगे दोस्तों। और 10 वर्ग सेंटीमीटर, देखिए दोस्तों यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है ना, तो इसको जब मीटर में बदलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर दिया है, तो मीटर में बदलने के लिए दोस्तों आपको 1/10,000 से गुणा करना पड़ेगा दोस्तों। 10,000 से क्यों गुणा करेंगे दोस्तों, क्योंकि वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो जब दोस्तों 100 का जब वर्ग करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 यहाँ पे 4 और यहाँ पे ये 6 हो जाएगा और बटे में ये 10 आ जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा दोस्तों तो आपका बचेगा कितना, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें दिया है दोस्तों, तो ध्यान देंगे ये दिया है, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह करके आप लोग याद निकाल सकते हैं दोस्तों। जब 10 वर्ग सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे दोस्तों, ये 10 हो गया दोस्तों और वर्ग सेंटीमीटर दिया है, तो मीटर बदलने के लिए 100 से दोस्तों भाग दिया जाता है। तो वर्ग सेंटीमीटर दिया है तो 100 का स्क्वायर कर दो बस, ये इसका गुणा करेंगे तो आपको 10,000 यहाँ पे मिल जाएगा। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यदि समझ में आए तो थम्स अप ज़रूर दिखाएं और लाइक भी ज़रूर वीडियो करें जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, ये आपको बताना है कि जो कौन सा प्रकाश का रंग जो होता है उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सर्वाधिक होता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो रेड कलर का तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक होता है, ये आप लोग को याद रखना है। ध्यान देंगे दोस्तों, जब भी हम लोग प्रिज्म से श्वेत रंग के प्रकाश को पास कराते हैं दोस्तों, तो हम लोग को 7 कलर का मिलता है दोस्तों। रंग कौन सा मिलता है दोस्तों, विबग्योर मिलता है, ठीक है, विबग्योर YOR। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो रेड कलर का होता है तरंगदैर्घ्य वो सबसे अधिक होता है, उससे कम दोस्तों ऑरेंज का होता है, फिर येलो का होता है, फिर ग्रीन का होता है, फिर वायलेट का होता है दोस्तों। वायलेट
फिर इंडिगो, फिर वायलेट। ये दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे सबसे कम वायलेट का होता है, यानी कि बैगनी का होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान देंगे। यदि आपसे पूछ ले कि किस प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है दोस्तों वो सबसे कम होता है, तो वो वायलेट यानी कि बैगनी का होता है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि इनमें से जो कौन सा अंग जो है वो स्तनधारियों में, यानी कि जो भी दोस्तों स्तनधारी हैं उनमें जो है श्वसन अंग नहीं है, ये आपको बताना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो लैरिंग्स होता है ये दोस्तों एक प्रकार की ग्रंथि है, एक प्रकार का हार्मोन है दोस्तों, जो कि स्तनधारियों में पाया जाता है। ये श्वसन तंत्र में जो है सहायक नहीं होता। देख लीजिए दोस्तों, डायफ्राम भी श्वसन में सहायक होता है। पसलियाँ, तो दोस्तों जो आपकी पसलियाँ होती है, जो रिब्स होता है दोस्तों, उसके अंदर जो होता है आपका लंग्स होता है। तो जो लंग्स को प्रोटेक्शन देता है वो कौन सा देता है दोस्तों, पसलियाँ। तो ये भी हो जाएंगे दोस्तों। और जो उदर पेशी होती हैं दोस्तों, ये भी दोस्तों आपको श्वास लेने में सहायक करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन में सहायक थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से प्राप्त होता है। ये आपको बताना है दोस्तों कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन हमको मिलता है वो किससे मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है लिम्फोसाइट, बी है प्लेटलेट्स, और सी है दोस्तों आरबीसी, और डी है मोनोसाइट। तो आपको बताना है कि जो रक्त स्कंदन दोस्तों, यानी कि जो रक्त का जब थक्का जमता है तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन आता है वो कहाँ से हमको प्राप्त होता है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, प्लेटलेट्स से हमको थ्रोम्बोप्लास्टिन प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ठीक है दोस्तों। एक बात और ध्यान रखेंगे कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोप्लास्टिन ही है। तो यहाँ से आप लोग ऐसे करके देख सकते हैं, तो ठीक है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये जो रक्त का थक्का जमता है वो प्लेटलेट्स यदि नहीं होगा दोस्तों तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। तो प्लेटलेट्स का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों रक्त के स्कंदन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा बेयर अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं उसको आप लोग देख के बिल्कुल भी घबराइएगा मत, आप लोग उसको सीखिए, ठीक है। सीखिए, उसके बाद से जब अगली बार आपके पास आएगा तब उसको मत छोड़िएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो बेयर अभिकर्मक होते हैं वो कौन से होते हैं दोस्तों, वो होते हैं पोटेशियम पोटेशियम परमामैग्नेट और क्षारीय तनोबिलियन, ठीक है। ये जो होते हैं दोस्तों आपके बेयर अभिकर्मक होते हैं। इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, KMnO4 होता है। तो दोस्तों आप लोग ये भी याद रखेंगे, पोटेशियम परमामैग्नेट की जो फार्मूला होता है ये होता है KMnO4 होता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ ले जाता है दोस्तों, ये नहीं देगा दोस्तों तो आपको फार्मूला दे देगा। तो दोनों में से आप लोग ध्यान रखेंगे। रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने का रोकता है, यानी कि दोस्तों जो भी आपके शरीर में ब्लड फ्लो होता है दोस्तों, जो आर्टरी में फ्लो होता है या दोस्तों आपके वेन में फ्लो होता है, तो दोस्तों उसमें जो थक्का न जमने से कौन सा रोकता है कि उसमें थक्का न जमे दोस्तों। तो ध्यान देंगे दोस्तों, एक कार्बोहाइड्रेट होता है हिपेरिन नाम का, यही जो होता है दोस्तों आपको शरीर में जो है रक्त का थक्का नहीं जमने से रोकता है। और दोस्तों ध्यान देंगे, यदि आपको कहीं से चोट लग जाती है तो वहाँ पे जब ब्लड का थक्का जमता है दोस्तों, तो उसमें दोस्तों एक जो होता है प्रोटीन, उसका नाम है दोस्तों फाइब्रिनोजन। ये भी आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, फाइब्रिनोजन जो होता है वो आपको वहाँ पे रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, फाइब्रिनोजन, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जंग लगना एक प्रक्रिया है, ये आपको बताना है कि जो जब जंग लगता है दोस्तों तो उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जब जंग लगता है तो उसमें दोस्तों ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया यानी कि दोस्तों ऑक्सीडेशन के कारण जो होता है दोस्तों वो जंग लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से
कौन सा एक विषमांगी मिश्रण नहीं है, ये आपको बताना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन को कराया है, तो दोस्तों आप लोग इसको गलत मत कीजिएगा। ध्यान देंगे दोस्तों, जो हवा होता है यह एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है, जबकि ये तीनों जो हैं ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो आपसे इसमें क्या पूछ रहा है, विषमांगी मिश्रण नहीं है, तो ये जो हवा है दोस्तों ये विषमांगी मिश्रण नहीं है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकस में परागण होता है, ये आपको बताना है कि जो फाइकस होता है उसमें जो परागण होता है वो किसके कारण होता है। तो ध्यान देंगे, ये कीटों के कारण होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का कौन सा अंग अवशोषी अंग होता है, ये आपको बताना है कि कौन सा जो अंग है इनमें से जो अवशोषी अंग है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में छापिए दोस्तों। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो कर्ण पल्लव पेशियाँ होती हैं, यानी दोस्तों जो आपके कान में जो पेशियाँ पाई जाती हैं वो दोस्तों अवशोषी अंग नहीं, अवशोषी अंग होते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं, यह आपको बताना है कि जो एंजाइम होते हैं वो लिपिड होते हैं या अम्ल होते हैं या कार्बोहाइड्रेट होते हैं या प्रोटीन होते हैं, यह आपको बताना है। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो भी एंजाइम आपके शरीर में होते हैं दोस्तों वो एक प्रोटीन की तरह होते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, ये आपको बताना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सबसे पहले मान लीजिए ऑक्सीकरण जो ऑक्सीजन की जो संख्या है वो मान लीजिए x है दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है दोस्तों उसका हम लोग देखते हैं कि उसमें कितने अणु है। तो सबसे पहले दोस्तों 2 अणु है, तो 2 लिख लेंगे दोस्तों। और फ्लोरीन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है, तो -1। ठीक है दोस्तों, और बराबर 0 के कर देते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपका जो है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या पता चल जाता है दोस्तों। तो यहाँ से जब आप लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों तो x बराबर आ जाएगा 2, और वो भी कौन सा आएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों +2 हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह करके दोस्तों आप लोग ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद बॉक्साइड अयस्क उस जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में न हो उसकी शोधन प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जिसमें भी आयरन ऑक्साइड की अशुद्धियाँ नहीं पाई जाती हैं दोस्तों उस जो बॉक्साइड अयस्क को हम लोग शोधन करते हैं दोस्तों, या उसमें से अशुद्धियों को दूर करते हैं, उस प्रक्रिया को दोस्तों सर्पिक प्रक्रिया कहते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा हुआ है दोस्तों, तो आप लोग इसको भी याद कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोजी गई। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो रदरफोर्ड वैज्ञानिक थे उन्होंने अल्फा कण की जब प्रकीर्णन किया था तो उन्होंने क्या खोजा था, उन्हें क्या मिला था। तो ध्यान रखें दोस्तों, परमाणु में नाभिक की खोज किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जब रदरफोर्ड ने परमाणुओं पे जब अल्फा कणों की बमबारी की थी दोस्तों, तो उन्हें पता चला था दोस्तों कि इनमें नाभिक भी होता है। तो इन्होंने क्या खोजा था दोस्तों, परमाणु में नाभिक की स्थिति खोजी थी या नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलीदार पौधों में आणविक नाइट्रोजन को अमोनियम बदलने के लिए उत्तरदायी एंजाइम है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से जो कौन से एंजाइम है वो नाइट्रोजन को अमोनियम में बदल देते हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये भी नाइट्रोजेनिन भी होता है दोस्तों, नाइट्रेट रिडक्टेज भी होता है और नाइट्राइड रिडक्टेज भी होता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊतक जिसकी जीवित कोशिकाएं सक्रिय बढ़ने वाले अंगों के यांत्रिक ऊतकों को बनाती है और जिसकी कोशिका भित्तियाँ
में कानों पर सेल्यूलोज और लिग्न रहित स्थूलन होते हैं उसे हम लोग कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, उसे हम लोग स्थूल कोण उत्तक कहते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 3d5 है। तो आपको बताना है दोस्तों आवर्त सारणी में ये जो तत्व है वो किस ब्लॉक में है और उसका आवर्त संख्या क्या है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे, इसे ज्ञात करने के लिए दोस्तों पहले तो देखेंगे कि लास्ट में कौन सा, अगर ये डी आ रहा है दोस्तों, लास्ट में डी आ रहा है तो डी ब्लॉक है दोस्तों। मतलब दोस्तों इसका जो निकालने का सही तरीका होता है, पहले तो इसका जो कक्षकों का भरने का क्रम होता है वो दोस्तों होता है यस पी डी एफ। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों पहले यस वाला उपकोष भरेगा, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। तो दोस्तों आपको देखना है कि इनमें से जो सबसे लास्ट में है वो कौन सा है। तो वो दोस्तों देखिए यहाँ पे डी तक है दोस्तों, डी वाला लास्ट तक है, तो डी तो दोस्तों हो जाएगा, उसका ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आपको देखना है कि संख्या में वो कौन सा है, कौन सा जो है वो सबसे बड़ा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 आ गया, फिर दोस्तों 4। तो दोस्तों 4 जो हो जाएगा दोस्तों उसका आवर्त हो जाएगा। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी जो है होगा दोस्तों बिल्कुल सी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 दिया है ना दोस्तों, तो 4 इसका जो है वो आवर्त को दिखाता है। यदि 3 दिया होता दोस्तों तो 3 जो होता है वो तीसरे आवर्त को दिखाता है, और 2 होता है तो दोस्तों दूसरे आवर्त को दिखाता है। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों 7 आवर्त होते हैं, ये 7 तक क्रम जाता है। तो इसमें जो दोस्तों जो बड़ा होता है उसी वही जो उसका होता है आवर्त हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। तो ये आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो पेट्रोलियम जो होता है दोस्तों उसके शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे, प्रभाजी या स्वयं द्वारा जो है पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए दोस्तों। तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्णफलक का विस्तारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है, ये आपको बताना है कि इनमें से जो कौन सा अम्ल दिया गया है वो एक विटामिन भी है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो विटामिन सी होता है दोस्तों उसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम सॉरी दोस्तों जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही जो अम्ल है ये एक विटामिन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग लगा सकते हैं। दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि जो फार्मिक अम्ल हमें मिलता है प्राकृतिक रूप से वो किस में मिलता है। तो वो दोस्तों ध्यान देंगे, चींटियों के डंक में जो होता है दोस्तों वो फार्मिक एसिड होता है। और यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि मैलिक एसिड किस में मिलता है, तो ये दोस्तों मिलता है आपको सेब में मिल जाएगा दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि सेब में कौन सा एसिड मिलता है दोस्तों, तो मैलिक एसिड मिलता है। ये भी आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, रेशम पालन क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है दोस्तों एग्रीकल्चर, बी दिया है एपीकल्चर, सी दिया है सेरीकल्चर और डी दिया है पीसीकल्चर। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, रेशम पालन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आपसे एपीकल्चर पूछ ले दोस्तों, तो ये दोस्तों हम लोग मधुमक्खी पालन को कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये भी ध्यान देंगे। यदि आपसे पीसी कल्चर पूछ रहे दोस्तों, तो पीसी कल्चर हम लोग मछली पालन को कहते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने साइंस के 25 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि आपका 25 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अब जीके की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जर्नल साइंस के क्वेश्चन की ओर, जर्नल नॉलेज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी तरीके के बढ़ते हैं। तो दोस्तों इनमें का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है। ये आपको बताना है कि इनमें से जो कौन सा देश है वो भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है। तो दोस्तों आप लोग को याद होगा जो बांग्लादेश है वो भी दोस्तों भारत के साथ भूमि साझा करता है, पाकिस्तान से भी और म्यांमार से भी
लेकिन दोस्तों जो मालदीव है ये भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विनिमय का माध्यम कहलाता है? विनिमय का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है या चलता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो धन होता है ये विनिमय का माध्यम कहलाता है। धन मतलब क्या दोस्तों, जैसे मान लीजिए दोस्तों आप लोग को रुपया से समझ लिए दोस्तों, इसका मोस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, रुपया जो होता है दोस्तों वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता रहता है दोस्तों, तो ये दोस्तों विनिमय का माध्यम कहलाता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किस भूवैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो ये आपको बताना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी ये दोस्तों रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1922 में किया गया था। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है, जल्दी से छाप दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान देंगे, जो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र है दोस्तों ये देहरादून में है, देहरादून उत्तराखंड में है। तो दोस्तों आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, देहरादून उत्तराखंड में है भारतीय वन अनुसंधान केंद्र। और दोस्तों इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो वो रिपोर्ट दोस्तों कितने वर्षों में जारी की जाती है? तो वो दोस्तों 2 वर्षों के अंतराल पे जारी की जाती है, ये भी आप लोग को याद रखना है। वन संरक्षण रिपोर्ट इसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है? ये आपको दोस्तों बताना है कि इसमें से किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायत जो संसद है वो नेपाल का है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो बांग्लादेश का जो संसद है इसका नाम क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कामागा टमारू क्या था? ये आपको बताना है कि जो कामागा टमारू था वो क्या था, कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो कामागा टमारू था ये दोस्तों कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखेंगे। ये जो यात्रा निकली थी दोस्तों वो कब निकली थी? तो ये दोस्तों 1914 में निकली थी। तो आप लोग दोस्तों इसको याद रखेंगे कि कामागा टमारू जो है एक कनाडा का यात्रा पर निकला एक जलपोत था। ये आपको याद रखना है दोस्तों, वो कब निकला था? 1914 में निकला था। ये दोस्तों क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आप लोग इसको हल्के मत लीजिएगा, देख लीजिए कैसा कैसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। तो दोस्तों हम लोग इसी प्रकार से तैयारी आगे करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। जो पुलित्जर पुरस्कार है दोस्तों ये पत्रकारिता से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक और होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, आपसे ये भी पूछता है कि जो पुलित्जर पुरस्कार है, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है? तो वो दोस्तों ध्यान देंगे आर्किटेक्चर से है दोस्तों। ये आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, आर्किटेक्चर मतलब दोस्तों वास्तुकला। ठीक है, वास्तुकला से संबंधित है पुलित्जर पुरस्कार का। और पुलित्जर पुरस्कार यदि पूछ ले दोस्तों तो ये पत्रकारिता से संबंधित है। दोस्तों इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड है। तो आपको बताना है दोस्तों कि नाबार्ड एक क्या है? एक बोर्ड है या एक बैंक है या एक ब्यूरो है या एक विभाग है? ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो नाबार्ड बैंक है, नाबार्ड है दोस्तों ये एक प्रकार की बैंक है दोस्तों। जितने भी ग्रामीण बैंक आते हैं सभी नाबार्ड के अंतर्गत कार्य करते हैं दोस्तों। यदि आपसे पूछ ले कि नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था, ये दोस्तों NTPC CBT 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है 12 जुलाई 1982 को जो हुआ था वो नाबार्ड का स्थापना हुआ था। तो ये आप लोग को याद रखना है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये पूछा जाता है कि जो इसकी स्थापना हुई थी वो किस समिति की सिफारिश से हुई थी?
ये आपको बताना है दोस्तों कि जो नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी वो किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, शिव रमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। तो दोस्तों आप लोग ये भी आप लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी ग्रैंड स्लैम जो है, ग्रैंड स्लैम एक टेनिस की प्रतियोगिता है दोस्तों, वो जो घास पे मैदान पे खेली जाती है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो घास के मैदान पे खेला जाता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो विंबलडन ओपन है ये घास के मैदान पे खेला जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अभी हाल ही में यूपीएससी में पूछा गया था कि जो यूएस ओपन का जो महिला का खिताब जीती हैं वो कौन जीती हैं दोस्तों। तो उनको ध्यान रखेंगे दोस्तों, उनका नाम है एम्मा रादुकानु। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, एम्मा रादुकानु जो है वो यूएस ओपन जीती हैं। ठीक है दोस्तों, इनको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। ये आपको बताना है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों, तो वो भूटान को जानते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल आ गया दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो एशियाई विकास बैंक है ये मनीला फिलीपींस में स्थित है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो भी दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मनीला हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में है। तो ये भी दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो श्वेत क्रांति है ये किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ये दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है कि जो श्वेत क्रांति है ये दोस्तों आपको दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ये दोस्तों किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये केरल से बिलोंग करते हैं। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सितार एवं तबले का आविष्कारक किससे माना जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो सितार और तबले का जो आविष्कारक या जनक माना जाता है वो है दोस्तों अमीर खुसरो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1954 में पंचशील समझौता किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ था, यह आपको बताना है कि जो पंचशील समझौता हुआ था दोस्तों 1954 में वो किनके बीच हुआ था, किन किन देशों के बीच। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये हुआ था आपके भारत और चीन के बीच हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है, यह आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो पालघाट दर्रा होता है ये केरल और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, थाल घाट दर्रा ये किस किस को जोड़ता है, और एक दोस्तों पूछता है कि भोर घाट दर्रा ये किस किस को जोड़ता है। तो ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो थाल घाट दर्रा होता है ये दोस्तों मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और जो भोर घाट दर्रा होता है ये दोस्तों मुंबई से पुणे को जोड़ता है। तो ये आप लोग दोस्तों दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है, यह आपको बताना है दोस्तों कि जो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों उसके मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों। यदि आपसे पूछ ले कि गवर्नर यानी कि दोस्तों राज्यपाल को कौन शपथ दिलाते हैं, तो दोस्तों राज्य में जो हाई कोर्ट होता है दोस्तों उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो गवर्नर को शपथ दिलाते हैं। तो ये भी दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, यह आपको बताना है। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो वयस्क मनुष्य में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है दोस्तों 206। लेकिन दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि नवजात शिशु में
कितनी होती है हड्डियों की संख्या? तो ये होती है दोस्तों 300। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला? ये आपको बताना है कि जो पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो ध्यान देंगे दोस्तों, वो 73वां संविधान संशोधन था। और ये कब किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 1976 में किया गया था। तो दोस्तों आप लोग ये भी याद रखेंगे, जो 73वां संविधान संशोधन था 1976 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, 1976 नहीं है, मैं गलत लिख दिया। यह है दोस्तों 1993। ठीक है, आप लोग इसको सही कर लीजिए दोस्तों। थोड़ा मैं दूसरा लिख दिया दोस्तों। जो 1976 में हुआ था दोस्तों, वो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। तो आप लोग को यदि आपसे 42वां संविधान पूछ ले कब हुआ था, तो 1976 में। मुझे दोस्तों ये वाला याद रह गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो 93वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1993 में हुआ था दोस्तों। यही से एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि जो 24 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? तो ये दोस्तों ध्यान देंगे, ये पंचायती राज दिवस मनाया जाता है दोस्तों इस दिन को। ठीक है, तो आप लोग को ये भी ध्यान रखना है कि जो 24 अप्रैल को मनाया जाता है वो कौन सा डे मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपये के नोट पर कितनी भाषाएं उल्लेखित हैं या उल्लेखित की गई हैं? तो आपको बताना है दोस्तों, जो इंडिया में जो करेंसी चलती है दोस्तों, नोट जो उस पर होता है उस पर कितनी भाषाएं आपको मिलती हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो यहाँ पे भाषाएं होती हैं दोस्तों वो तो होती हैं आपको 15 होती हैं। गिन लेंगे दोस्तों, ये आपके पास तो नोट होगा ही। तो यहाँ पे जब गिनेंगे दोस्तों, यहाँ पे 15 भाषाएं आपको मिल जाएंगी। और 2 भाषाएं और होती हैं दोस्तों, एक हिंदी होता है और एक इंग्लिश होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा। आप लोग दोस्तों दोनों साइड देख सकते हैं। तो 2 और मिलेंगे, कितने हो जाएंगे दोस्तों? 17 भाषाएं। तो टोटल कितनी है भाषाएं दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है दोस्तों बिहार, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि दोस्तों सबसे कम घनत्व वाला जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है दोस्तों, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, वो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य। ये कितना है दोस्तों? तो 17 जो है दोस्तों, 17 जो व्यक्ति रहते हैं वो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो ये दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है, 17 व्यक्ति जो हैं वो पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। यानी कि दोस्तों 1 वर्ग किलोमीटर होगा तो उसमें दोस्तों केवल 17 व्यक्ति रहते हैं। और बिहार का यदि आपसे पूछ ले जनसंख्या घनत्व दोस्तों, तो वो दोस्तों 1000 से ऊपर है दोस्तों, 1000 लगभग 23 है दोस्तों। एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन दोस्तों इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो 1000 से अधिक है पर वर्ग किलोमीटर में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या जो है वो पर वर्ग किलोमीटर में 1000 से अधिक है बिहार में, ये आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों। अब आप लोग बताएंगे कि आपका 45 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए दोस्तों। और आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रमुख सैन्य अभ्यास के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है दोस्तों, जो कि दोस्तों करंट से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से दोस्तों आपको किसी भी पेपर में, चाहे वो रेलवे का ही क्यों ना हो दोस्तों, चाहे वो एसएससी का ही क्यों ना हो, सारे पेपरों में दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं कि कौन सा युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इसमें जो है पूरा डिटेल से इसको बताया है। तो आप लोग दोस्तों, मैं कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके।
और दोस्तों आपको वीडियो यह कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।